प्यारे बच्चों, जैसा कि इसके पहले हमने मराठी संयुक्त की एक कविता जो है वो लिए थे, आज हिंदी संयुक्त की पहली इकाई की पहली कविता सोंधी सुगंध कवि डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक इनके कविता लिखी हुई, जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। कविता बड़ी ही सुंदर है और अक्सर प्राकृतिक वर्णन जो है वो सभी को अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पर हम उसी की तरफ जो है उस कविता की तरफ बढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम उस कविता का कवि का जो परिचय है, सबसे पहले उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आप देखते हैं। सोंधी सुगंध के कवि डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक इनकी लिखी हुई इस कविता को, जो 10वीं के पाठ्यक्रम लोकवाणी इस पुस्तक से ली गई है। तो चलिए हम सबसे पहले कवि का परिचय ले लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के एटा इस जिले में 1949 में आपका जन्म हुआ। हिंदी साहित्य की विविध जो रचनाएं हैं उसके ऊपर आपने खासा काम किया हुआ है। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि अचूक जी ने हिंदी साहित्य की विविध रूप से सेवाएं की है, जिसमें उन्होंने गीत भी लिखे हैं, गजल लिखी है, कविताएं लिखी है, दोहे और बहुत सारी पुस्तकों की समीक्षा भी की है। समीक्षा उसको कहते हैं कि जो पुस्तक लिखी हुई है उस पुस्तक में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पढ़नार्थ है, क्या हमें नई जानकारी जो है वहां से प्राप्त होती है, इन सब चीजों का वर्णन आपने अपनी पुस्तक में बखूबी किया। इसी के साथ साथ आप बाल गीत और बाल कहानियां लिखने में भी आपका कोई सानी नहीं। आपका जो कार्य है, बच्चों के लिए जो कार्य है वो काफी उल्लेखनीय, काफी सराहनीय है। बच्चों के लिए उन्होंने बाल गीत भी लिखे हुए हैं और बच्चों के लिए कई सारी कहानियां भी लिखी हुई। अब इनकी प्रमुख कृतियों पर हम नजर डालते हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियां है फिर भी कहना शेष रह गया और नदी उफान भरे। ये गीत संग्रह है, यानी ये पुस्तकों के नाम है जिसमें उनके ढेर सारे गीत जो है वो शामिल किए गए। और जिस तरह से आप देखेंगे इस कविता के अंत में जो नाम लिया गया नदी उफान भरे, इसी पुस्तक से ये गीत लिया गया है जिसका नाम है सोंधी सुगंध। इसी के साथ साथ गीत खुशी के गाँव को, ये बाल गीत संग्रह यानी बच्चों के लिए लिखे गए कुछ संग्रह वहां पर किया गया, गीत है बच्चों के लिए लिखे गए जिसको संग्रहित वहां पर किया गया। अब इस कविता में डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक जी हमसे क्या कहना चाहते हैं, इसके ऊपर हम नजर डालें। तो एक प्राकृतिक वर्णन है इस कविता में, पहले मैं पढ़ देता हूं आपको। देखिए पेज नंबर 1 पर हम चल रहे इस कविता में कि प्रस्तुत गीत में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। हम सबको पता है कि वर्षा ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। ये ऋतुओं का, मौसमों का राजा है कि अगर ये न रहे तो बाकी मौसमों से जितना फायदा मनुष्य जाति को नहीं होता, उससे सबसे ज्यादा लाभ, सबसे ज्यादा फायदा न सिर्फ मनुष्यों को बल्कि पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, सभी को सबसे ज्यादा जीवन देने वाला जो ऋतु है वो वर्षा ऋतु है, इसलिए इसको ऋतुराज भी कहा जाता है। तो इसका वर्णन यहाँ पर हम देखेंगे। साथ ही वर्षा में प्रकृति के विविध रूपों, पेड़ पौधों, नदी तालाबों आदि में होने वाले जो परिवर्तन है, जो तब्दीलियां है, जो चेंजेस है, उस पर भी हम नजर डालेंगे। जिस तरह से अभी जब मैं इस पाठ को शूट कर रहा हूं तो गर्मी का मौसम चल रहा है, अब इसके बाद जब वर्षा ऋतु आएंगी तो दोनों का जो अंतर है, जो फर्क है, वो भी बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया हुआ है। ये सजीव और मनोहारी वर्णन करते हुए कवि ने काफी अच्छे सुंदर शब्दों का वर्णन वहां पर किया हुआ है। अल्फाजों को, शब्दों को इस तरह से पिरोया है कि ये एक सुंदर सा गीत बनकर हमारे सामने आए। तो चलिए हम हमारे इस पाठ्यक्रम की लोकवाणी 10वीं कक्षा संयुक्त की पहली कविता की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम ध्यान दीजिए आप एक एक पंक्ति के ऊपर। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आके। जो पहली जो 2 पंक्तियां है उसका सार कुछ इस प्रकार से है। सोंधी सुगंध जो हमारी कविता का नाम है, शब्दार्थ मैंने यहाँ पर पहले लिख रखे, सुगंधित, खुशबू। जिस तरह से हम देखते हैं कि जब वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है, और शुरुआत में जब बारिश बरसती है तो बारिश के बरसने के बाद मिट्टी की सोंधी सुगंध हम तक पहुंचती है। कैसे पहुंचती है कि बहुत सारे लोगों का कहना है, विद्वानों का कहना है कि ये ऐसा इत्र है, ऐसा सेंट है जो दुनिया में कोई मनुष्य बना नहीं सकता। हमें पता है कि इंसान अपने आप को सुंदर और खूबसूरत दिखाने के लिए कई सारी चीजों का उपयोग करता है, उसमें सेंट या इत्र भी एक चीज है। लेकिन चाहे कितना ही अच्छा लगा ले, चाहे कितना ही कीमती से कीमती परफ्यूम वो लगा ले, कोई कहता है कि मुझे सर दर्द हो रहा है, कोई कहता है मुझे उल्टी आ रही है, कोई कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं, कोई कहता है मुझे सूट ही नहीं होता।
लेकिन ये प्रकृति की तरफ से मिला हुआ एक ऐसा सुंदर सेंट है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर आयु के, हर वर्ग के लोगों को, न सिर्फ मनुष्यों बल्कि पशु पक्षियों को भी आनंदित करता है, उत्साहित करता है और बड़ा आनंद, बड़ी खुशी मिलती है जब बारिश बरसती है। और बारिश के बरसने के बाद मिट्टी की सोंधी सुगंध हम तक पहुंचती तो हम सबसे पहले क्या करते हैं आपको पता है, एक लंबी सांस लेते। कैसे? वो सुगंध हमारी शरीर में समा जाती है और इतना आनंद मिलता है कि जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। तो कवि ने उसी वर्णन को 2 शब्दों में कहा गया है, जिसको कवि ने हमारी कविता का नाम दिया सोंधी सुगंध, मिट्टी की सोंधी खुशबू, जिसका वर्णन, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। तो कवि कह रहा है कि बारिश की शुरुआत हो चुकी है और बारिश के बरसने से बादल जो है सोंधी सुगंध माटी से कह रही है कि मिट्टी में जब पानी मिलता है, जब बारिश की बूंदे उस तपती हुई मिट्टी पर पड़ती है, क्योंकि उसके पहले का हमें पता है कि मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने बहुत ज्यादा गर्मी के होते हैं। तो इस गर्मी में जबकि धूप, जमीन बहुत तप रही है, लू के थपेड़े चल रहे हैं, मिट्टी उड़ रही है, ऐसे में बारिश की बूंदों का गिरना एक सुखद आनंद है। और उस आनंद की तरफ कवि कहता है कि बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली, कि बारिश बरस गई है। बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन कवि करते हुए कह रहे हैं कि बादलों के बरसने से धरती आंखें खोल रही है। आंखें खोलना, पुनर्जीवित होना, फिर से जागना, जिस तरह से कुरान में भी जिक्र है कि अल्लाह कहता है कि हम ये जो जमीन को मारते और फिर जिंदा करते। जमीन को मारना और जिंदा करना, हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में जमीन की घास तो सब सूख जाती है, इतनी गर्मी होती है कि मनुष्य और हम छाव का सहारा ढूंढते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है, धरती में आंखें खोलने का मतलब चारों ओर हरियाली छा जाती है। हम देखते हैं कि प्राकृतिक वर्णन बिल्कुल बदल चुका है। वो पेड़ पौधे जो धूल मिट्टी से सने हुए थे, पत्तों के ऊपर धूल की एक लंबी सी एक मोटी सी परत जमी हुई थी, बारिश के बरसने से वो धुल चुके हैं। और न सिर्फ धुल चुके हैं, चमक रहे हैं, खिल रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। धरती के ऊपर जहां से मिट्टी उड़ रही थी, धूल उड़ रही थी, अब वो मिट्टी नहीं उड़ रही क्योंकि बारिश ने उसको रोक दिया है। न सिर्फ रोक दिया है बल्कि हरी हरी घास मखमली कालीन की तरह हमारे पैरों में कुदरत ने जो बिछा दी। जिस तरह से हम हमारे शरीर में हमारे कपड़ों को मैले होने के बाद उसको बदलते हैं, ऐसे ही कुदरत भी करती है, ऐसा प्रकृति भी करती है। और प्रकृति अपने रूप को आसानी से बदलती है। एक और पाठ हम लेंगे मराठी में, बदलना म्हणजे का है, उसमें इसका पूरा वर्णन मिलेगा किस तरह से प्रकृति अपने लिबास को, अपने रूप को बदलते हुए आगे बढ़ती है। जिस तरह से हम अपने कपड़ों को बदलते हैं, ऐसे प्रकृति अपने रूप को हल्के से इस तरह से परिवर्तन करती है कि पता भी नहीं चलता, न कोई शोर शराबा होता है। तो यहाँ पर भी गर्मी का मौसम जा चुका और बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश के बरसने से ये जो सोंधी सी सुगंध है मिट्टी की, ये उठ रही है। और कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए आगे कह रहा है, वो पक्षी जो बारिश में बड़ा ही आनंदित होकर नाचता है। जी हाँ, मेरे इतना कहने से मुझे पता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं मोर की बात कर रहा हूँ। कवि उस मयूरांश मोर का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि बारिश के बरसने से उसमें क्या परिवर्तन आया। अब यहाँ पर एक सिर्फ सिंबल लिया गया है, सिर्फ एक संकेत है कि भी मोर नाच रहा है। क्या सिर्फ मोर को आनंद होता है वर्षा ऋतु में? नहीं, हमें पता है कि सारे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, किसान सभी आनंदित होते हैं। तो सभी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, एक यहाँ पर नहीं अकेला होंगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से। कवि कहते हैं कि चारों ओर हरियाली छाई हुई। हमें पता है कि जैसे वर्षा ऋतु प्रारंभ होता है उसके कुछ दिनों बाद जमीन से घास के निकलना शुरू हो जाता है, मखमली कालीन का बिछना शुरू हो जाता है, पेड़ पौधे और ज्यादा चमकीले लगने लगते हैं क्योंकि उसके ऊपर की धूल मिट्टी सब जा चुकी है। और बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मयूरा, मोर अपने पंख फैलाकर, अपनी पर को फैलाकर नाच रहा है। क्या करना है? नाच रहा है। और धरती ने आंखें खोल के जागृत होना। और मोर यहाँ पर अपने पंखों को, अपनी पूंछ को फैलाकर बड़ा ही सुंदर नृत्य करता है। कि बहुत से लोगों का कहना है कि किसी ने वर्षा ऋतु में अगर मोर का नाच देख लिया तो सारी जिंदगी उसको नहीं भूलता। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैं उसको देख चुका हूँ। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हरियाली में मयूर का नाच, मोर का नृत्य देख पाना ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और कवि कह रहा है कि उसका सदियों का जो सपना है वो पूरा हो रहा है। कौन सा सपना? कि सदियों से मोर का एक ही सपना चलता है कि वर्षा ऋतु प्रारंभ हो। हम देखते हैं कि मोर की जो आवाज है, उस आवाज को जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाला है तो मोर की उस ध्वनि को, उस आवाज को
वर्षा ऋतु के आगमन का संकेत माना जाता है। यानी बारिश के आने की सूचना है, पूर्व सूचना है। जब मोर जो है वो आवाज लगाने लगते हैं, पुकारने लगते हैं, तो हमें पता है कि बारिश आने वाली है, ये उसका संकेत है। वो तभी से आनंद मनाना शुरू कर देते। और अब तो बारिश हो रही है, वो वर्णन, वो ऋतु जिसका इंतजार वो काफी अरसे से कर रहा था, अब वो हो गया है। और उसका सदियों का जो सपना था कि वर्षा हो, और वर्षा ऋतु में ऊपर से आसमान से अल्लाह की रहमत बरसती रहे और वो नीचे नाचता रहे, आज वो पूरा होता हुआ दिखाई। कभी कहता है कि एक यहाँ पर नहीं अकेला होंगी टोली। और अब वो पशु पक्षी जो यहाँ वहां अपने दाने को तलाश करने में, दाने को प्राप्त करने में यहाँ वहां जंगल से बिखर चुके थे, क्योंकि हमें पता है कि वर्षा ऋतु में जंगल में नदियां वगैरह सूख जाती, तालाब सूख जाते। तो फिर ऐसे में पशु पक्षी क्या करें? तो पशु पक्षी आसपास के इलाके में चले जाते, थोड़े से दूर चले जाते, वो पानी की और अन्न पानी की तलाश में अपनी जगह को छोड़ देते। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, अब उन्हें पता है कि वर्षा का प्रारंभ हो चुका है, अब हमें यहाँ वहां पानी के लिए, दाने के लिए घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, वो वापस अपने जंगल में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही मोरों का भी हाल है कि मोर भी यहाँ वहां जाकर अपने दाने की तलाश करते हैं। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है, अब वो अकेला नाच नहीं रहा है, उसके साथ उसके और भी मोर जो है वो जुड़ गए, और भी बिरादरी के साथी जुड़ गए, और सब मिलकर नृत्य कर रहे, चीख रहे। अब यहाँ पर मोर, जिस तरह से मैंने कहा था कि एक संकेत है, एक सांकेतिक, एक सिंबल है। सिंबल क्यों? क्योंकि इसी तरह से बाकी पक्षियों का भी होता है। वो भी परिंदे, वो भी पशु पक्षी जो अब तक बाहर गए हुए थे, वो वापस लौट आते हैं और जंगल में उनका नाच गाना, चहचहाना, खिलखिलाना, उछल कूद करना, पुकारना, चीखना, ये सब आरंभ हो जाता है। और कवि इसी की तरफ बड़ी सुंदर तरीके से वर्णन करते हुए कहता है, और फिर उसी पंक्ति को कवि दोहराता है कि सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। ये सोंधी सुगंध है जो बिखरे हुए पशु पक्षियों को पुनः दोबारा एक जगह लेकर आ जाती, एकत्रित करती। कवि अगले चरण में कहते हैं, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से। कभी कहता है कि बाग बगीचे और ताल तलैया सब मुस्कुराने लगे। बाग बगीचे तो हमें पता है, बागीचे, ताल तालाब को कहते हैं, तलैया छोटा तालाब, कि ये मुस्कुराने लगे हैं। मुस्कुराने से मतलब कि हमें पता है कि वर्षा ऋतु से पहले जो गर्मी का मौसम चल रहा है, उसमें सारी चीजें सूख सी गई है, नदियों में पानी नहीं है, तालाब का पानी कम हो गया या बहुत सारी जगहों पर सूख गया है। अब वो क्या करे? तो अब बारिश के बरसने से उसमें दोबारा पानी एकत्रित हो रहा है, दोबारा पानी इकट्ठा हो रहा है, और पानी के एकत्रित होने से, इकट्ठा होने से वो मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराने से मतलब कि उसका जो जीवन था वो फिर से उसे मिल रहा है। अब वो मर सी गई थी। हम देखते हैं कि जब हम गर्मियों के मौसम में एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, किसी नदी के ऊपर से हमारी गाड़ी जो है वो गुजरती है, लेकिन हम देखते हैं कि नदी बिल्कुल सूख सी गई, ऐसा लगता है कि बस ये मर चुकी है, अब इसको पुनः जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है और फिर पूरे वातावरण में नव चैतन्य जो है वो समा जाता है। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का वर्णन है। बाग बगीचे वो लहला गए हैं, वहां पर फूल खिले हुए हैं, पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, और ताल तलैया, तालाबों में, नदियों में खूब सा पानी जमा हो चुका है। और वहां पर बाग बगीचों में बच्चों के किलकिलाने की आवाज, बच्चों के खेल कूद की आवाजें सुनाई दे, और ताल तलैयों में पानी एकत्रित हो रहा है, जहां पर परिंदे, पशु पक्षी आकर पानी पी रहे हैं, अपनी प्यास बुझा रहे हैं, मानव उससे लाभ ले रहा है, और वो ऐसा लग रहा है जैसे तालाब जीवित होकर मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पानी की कलकल आवाज हम तक पहुंच गई। और झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। तरु वृक्ष को कहते हैं, पेड़ को कहते हैं। ये जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो भी मस्ती में है। हमें पता है कि गर्मी में वो हमें गर्म हवा दे रहा था, लेकिन अब ठंडी हवाएं हम तक पहुंच गई, है ना। प्रकृति का एक सुंदर परिवर्तन, एक सुंदर सा रूप यहाँ पर कवि कहते हुए कह रहे हैं कि तरु मस्ती में है, यानी बड़ा ही मस्त है, आनंदित है, और आनंदित होकर हवा के झोंकों के साथ कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे नाच रहा है, डोल रहा है। और उसी का वर्णन करते हुए कवि ने इस पंक्ति के अंदर उसको प्रयोग है कि झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। कि जो पेड़ है वो भी हमें गीत सुना रहे हैं, कि वो भी बड़े आनंदित है कि धूप में घंटों खड़े रहकर उनके भी बदन जो है वो झुलस सा गया। अब वर्षा ऋतु ने उनकी इस जलन को, उनकी तपिश को, उनकी इस तृष्णा को दूर किया है और उनकी प्यास बुझाई है। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, और पवन हवा वो भी बड़ी मस्त अच्छी चलने लगी है, ठंडी हवा चलने लगी। हमें पता है कि मई में जब हवा चलती है, हवा तो हमें मिलती है, लेकिन हवा के साथ लू के गर्म थपेड़े भी लगते हैं।
लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हुआ, लू के तो बड़े बन गए। और अब क्या है, तो अब ठंडी हवा है, हवा में शीतलता है, ठंडक है, और वो ठंडक हम तक पहुंच रही है। और ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपनी झोली में समाकर हमारे लिए रखा हुआ ये जो त्योहार था, जो उपहार था, ये उपहार हम तक पहुंचा है। और मस्त हवाएं जो है वो चलने लगी, जो हमारे शरीर को ठंडक दे रही है। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से, यही वर्णन सुगंध जो है वो माटी से कह रही है कि देखो वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने के बाद प्रकृति में कितना सुंदर परिवर्तन होता आ रहा है। कभी और एक प्राकृतिक चीज है, सागर की तरफ मुड़ते हुए अगले अपने इस हिस्से में कहते हैं, सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं हो गया, धरती ने श्रृंगार किया, फिर माथे रोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से। कवि कहता है कि सागर का जो था मंसूबा मैंने यहाँ पर लिखा इरादा, उसका विचार, वो सफल हो गया, उसमें वो कामयाब हो गया है। क्या इरादा था उसका, कि गर्मी में सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थी। एक सागर और मेघ हमने 9वीं में पढ़ा हुआ पाठ है, जिसमें हमें पता है कि सिर्फ सूरज की किरणों से उसके पानी की भाप नहीं बनती, बल्कि वाड़व यानी ज्वालामुखी जो जमीन के पेट में, समंदर के पेट में, वो भी उबल रहा है, जिससे पानी की भाप बनकर, बाष्प बनकर ऊपर जाकर बादल बन रहे हैं, उसका पानी कम होता जाता है। तो बादल, सागर इस बात को लेकर चिंतित था कि उसके सारे पानी की कहीं भाप ना बन जाए। अब जबकि उसके भाप बने हुए, बाष्प बना हुआ जो शरीर था भाप का, बादल की शक्ल में, अब वो बरस गया। और उसका जो मंसूबा था, उसका जो विचार, उसका जो इरादा था कि मेरा पानी मुझे वापस कब मिलेगा, लिया तो जा रहा है, वापस कब होगा, तो वो वापस हो रहा है। कैसे, मीठे पानी की शक्ल में। बड़ा ही सुंदर वर्णन कवि करते हुए कहते हैं कि सागर का यही जो मंसूबा था कि कब उसके इस पानी को वापस लौटाया जाएगा, तो पूरा हो गया वर्षा ऋतु के प्रारंभ से। तो वर्षा ऋतु ने उसके इस पानी में फिर से बढ़ोतरी कर दी है, फिर से इजाफा कर दिया है, ताकि वो अपने लहलाते हुए आगे बढ़े और खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं हो गया, है ना। मैंने लिखा हुआ मुहावरा, खो जाना, स्वयं में खो जाना, लीन हो जाना, मग्न होना। कवि कहते हैं कि सागर खुशियों की दुनिया में आकर खो गया है। हमें पता है कि जब लहरें उठने लगती है सागर की, तो काफी बड़ी बुलंद, और जब उठती है तो एक आवाज आती है पानी की। तो पानी की आवाज को कवि कह रहा है कि सागर इतना आनंदित है कि उसकी लहरें मानो उछल कूद कर रही, जिस तरह से बच्चा आनंदित होता है और बड़ा ही उछल कूद करता है, घर में खेलता कूदता है, ऐसे ही पानी आनंदित है, सागर आनंदित है। सागर आनंदित होकर अपनी लहरों को उछालता है। कैसे उछाल रहा है, बरसते हुए बारिश को ले, कि बारिश का पानी उसे मिल रहा है और फिर उसके अंदर पानी में वृद्धि हो रही है, और वो लहरें उछालकर अपने इस आनंद को, अपनी इस खुशियों को जो है वो हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। किनारे तक आकर उसकी लहरें जब टकरा कर वापस जाती है, तो बड़ा ही सुंदर वर्णन होता है। कवि कहता है, धरती ने श्रृंगार किया, फिर माथे रोली। इसी तरह धरती ने श्रृंगार किया है, अपने आप को सजाया है, और माथे पर हल्दी और चूने का चूर्ण लगाया है, तिलक लगाया है। इस तरह से धरती अपने आप को सुंदर बना रही है। हमें पता है कि गर्मी में जहां पर घास का तिनका भी नहीं था, ऐसा लग रहा था कि बस मर गई है धरती। अब इसमें पुनः जान नहीं आएगी, लेकिन फिर अल्लाह की रहमत बरसती है, वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है और वो धरती श्रृंगार करने लगती है। जिस तरह से हम अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, सजने संवरने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी चीजों का उपयोग करते हैं, इस तरह से अब धरती अपने आप को श्रृंगारित कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि उसके ऊपर घास फूस आने लगेंगी, हरे पेड़ पौधे आने लगेंगे, परिंदे चहचहाने लगेंगे, जिस तरह से हमारे घर में मेहमानों के आने से एक आनंदित वातावरण समाज बन जाता है। इसी तरह का वातावरण वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से जमीन पर बन जाता है। सब आनंदित, सब खुशियां मना रहे हैं। और यही वर्णन सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोले, यही सुगंध जो है माटी से कह रही है कि इस तरह का वर्णन मुझ में परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है, बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 3 चरण हमने लिए, चौथे चलिए तो हम कविता के चौथे और अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। कवि कृपाशंकर शर्मा अचूक सोंधी सुगंध इस कविता के आखिरी चरण में हमसे कहते हैं कि पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से। कवि कहते हैं कि पावस वर्षा, बारिश, इसका मधुमास वर्षा ऋतु का वसंत ऋतु। अब हमें पता है कि वर्षा में वसंत ऋतु नहीं आता। अगर हम जब हमारे महाराज खानदेश की इस पट्टी की बात करें तो तकरीबन फरवरी के मध्य से आधे से वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, तकरीबन
15 फरवरी से 2 महीने। तो वसंत ऋतु अभी नहीं है, पहले बारिश के मौसम में नहीं है, लेकिन हाँ के वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से वसंत ऋतु का सा माहौल बन चुका है। ठंडी हवाएं चलने लगी है, पेड़ पौधे जो है वो और ज्यादा सुंदर लगने लगे। इस तरह का वर्णन कवि कहते हैं कि हमें आश और विश्वास बढ़ाता है। आस और विश्वास बढ़ाना, हम देखते हैं कि बारिश के होने से किसान की आस और विश्वास बढ़ने लगता है। उसे लगता है कि इस बार वर्षा तो बहुत अच्छी हो रही है, फिर फसल भी अच्छी होगी, उसकी मेहनत का अच्छा दाम भी मिलेगा और सारी चीजें अच्छी रहेंगी। हम सोचने लगते हैं कि भाई ये बार वर्षा बहुत अच्छी हुई, चलो पानी की किल्लत दूर होगी, सबको पीने को पानी मिलेगा, कारखानों को पानी मिलेगा, खेती को पानी मिलेगा, पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी को पानी मिलेगा। तरह से आस और विश्वास रखता है कि ये वर्ष में अगर वर्षा ऋतु अच्छा रहा तो आने वाले 8 महीने जो उस पर टिके हुए हैं वो भी अच्छे रहेंगे, लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, खाने पीने के मसले जो है वो हल होंगे। तो यहाँ पर कवि का उसी की तरफ इशारा है कि अच्छा वर्षा का होना एक मानव जाति में एक आस और विश्वास को बढ़ाता है। वो आस और विश्वास ये होता है कि सबको खाना पानी मिलेगा, सबको रोजी रोटी मिलेगी, कोई भी भूखा नहीं सोएगा, महंगाई जो है वो कम रहेगी, सारी चीजें इस ऋतु से जुड़ी हुई है। इसीलिए इसको ऋतुराज कहा जाता है, मौसमों का राजा कहा जाता है। कवि कहते हैं नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, और इसीलिए प्रकृति के इस रूप को देखकर, वर्षा ऋतु के सौंदर्य को देखकर नतमस्तक हो रहे हमारे कवि अचूक जी, और वो कह रहे हैं कि नतमस्तक होकर मैं श्रद्धा से इस वर्षा ऋतु के आगे अपना सर झुका रहा हूं और इसके पैरों में पद पुष्प चढ़ाता, उसके पैरों में अपने श्रद्धा के सुमन, श्रद्धा के फूल जो है वो अर्पित कर रहा हूं। तो कवि का जो कहना है ये इशारा है कि भाई वर्षा ऋतु का कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि कवि श्रद्धा से उस पर अपने फूल जो है, श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित कर रहा है। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर कवि कहते हैं आखिर में कि सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, कि सदा से ये सदियों से ये हंसी ठिठोली जो है वो चलती आई है कि वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने के बाद न सिर्फ मनुष्यों में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, जानवरों में, सभी में आनंदोत्सव मनाया जाता है, खुशियों का त्योहार मनाया जाता है। और ये त्योहार एक दिन का नहीं होता, ये पूरे 4 महीने का होता है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ से अंत तक ये त्योहार लगातार मनाया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे पशु पक्षी भी ऐसे हैं, और हम भी कि वर्षा ऋतु के चले जाने से फिर थोड़ी सी मायूसी से आ जाती है कि इतना सुंदर वर्णन जो चल रहा था, इतनी सुंदर बारिश अल्लाह की रहमत जो बरस रही थी, अब वो थम सी। लेकिन के परिवर्तन ये सृष्टि का नियम है, तो लेकिन वो जाते जाते हमें आस और विश्वास को जगाता है, जो बहुत जरूरी है। जिस तरह से कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया का है, तो यहाँ पर भी ऐसी उम्मीद, ऐसी आस जग जाती है कि इस बार वर्षा बहुत अच्छी हुई है, सब कुछ अच्छा रहेगा। यही बातें सुगंध जो है मिट्टी से कही। तो यहाँ पर हमारी जो प्रथम कविता थी कृपा शंकर शर्मा अचूक जी की लिखी हुई सोंधी सुगंध यहाँ पर समाप्त होती। अब आपने देखा कि बहुत सारे शब्दों के शब्दार्थ मैंने लिखे हुए थे, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारी कृतियां भी हमें दी हुई है। चलिए अब हम उस कृतियों के सेक्शन में बढ़ते हैं। अब मैं एक एक करके यहाँ पर उसको जो है वो लिखते चला जाऊंगा और आप उसको अपनी कॉपी में दर्ज करते चलिए। की तरफ है ना कृतियां पूरी कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, पुस्तक में दिया हुआ कि मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन। अब क्या परिवर्तन हुए, तो कविता के दूसरा जो चरण है, कविता का दूसरा चरण, उसमें ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, कवि पहली पंक्ति में कहते हैं कि चारों ओर हरियाली छा गई। हमसे गलती क्या होती है, छात्र क्या करते हैं, कविता की ऐसी पंक्तियों को उठाकर वैसे लिख लेते हैं जैसी कविता की पंक्तियां। नहीं, हमें उसको हमारे शब्दों में, हमारे जुमले में, हमारे वाक्य में बदलना है। और इस बात का खास ध्यान जो है हमको रखना है कि उत्तर हमारे वाक्य में हो, हमारे शब्द उसमें आए। हम क्या करते हैं, कविता की पंक्तियां उठाए, यहाँ से यहाँ तक वो पूरी लिख ली। नहीं, उसको इस तरह से बदलना है कि वो ऐसा एक वाक्य लगे, एक जुमला लगे। क्योंकि कविता लिखने का तरीका अलग होता है, पाठ लिखने का तरीका अलग होता है, हम जो बातचीत करते हैं उसका तरीका अलग है। तो यहाँ पर हमें अपने शब्दों में उसको लिखना है। तो कृति इस तरह से पूर्ण होगी कि मेघों के बरसने से परिवर्तन, तब्दीलियां, चेंजेस क्या हुए हैं, तो ये चारों तब्दीलियां हैं जो कविता के दूसरे चरण में। एक कि चारों ओर हरियाली छा गई, फिर कवि कहता है कि चारों ओर हरियाली। दूसरी कि बाग बगीचे और ताल तनैया सब मुस्कुराने लगे हैं, वृक्ष मस्ती में झूमने लगे हैं, और आखिरी मस्त पवन चल रहे हैं। ये जो परिवर्तन है ये वर्षा ऋतु के आने से। दूसरी कृति आपको दी हुई कि चारों सुगंध माटी से बोली। अब सुगंध ने माटी से क्या कहा,
तो चारों जो पद है, चारों जो चरण कविता के है, उसमें से हिस्सा लिया गया कि बादल बरस गया है ना। फिर धरती ने आंखें खोली है, मोर का सदियों का सपना पूरा हो गया है और चारों ओर हरियाली हरियाली हो गई है, हरियाली छा गई। इस तरह से इस कविता की पहली दो जो कृतियां है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने। तो ये जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कृतियां लिखी हुई तो है, आपको उसको अपनी कॉपी में लिखना है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि कृतियां कविता की सीधी सीधी पंक्ति में हो, हमारे शब्दों में, हमारे वाक्य में। हमें जो एक्टिविटी है तो कविता का, अगर हम प्रश्न पत्रों को देखें तो दूसरा विभाग पद्य विभाग है, यानी दो कविताएं दी हुई रहेंगी, दो कविताओं पर 2 मार्क्स की कृति रहेगी, एक्टिविटी रहेगी, और 2 मार्क्स के लिए रहेगा सोमर अभिव्यक्ति या पर्सनल रिस्पॉन्स। तो हमें पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको कविता में दिया हुआ है कि प्रथम 4 पंक्तियों का जो है वो सरल अर्थ में अनुवाद करना, लिखना है, और इसी तरह से प्रश्न आते हैं, कोई 2 पंक्ति, कोई 4 पंक्ति, दोहा अगर है तो दोहा रहेगा और आपको उसका सरल अर्थ लिखना है। बस इसी तरह के प्रश्न है, पूरी कविता की तैयारी हमको कर रखनी है। तो यहाँ पर ये 2 कृतियां होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी और चौथी कृति की तरफ। हम पहली और दूसरी कृति पूरी कर चुके हैं ना, तीसरे हिस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गीत में प्रयुक्त क्रिया रूप लिखिए, क्रिया का रूप लिखना है। जिस तरह से पहली ये पंक्ति है कविता की, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, ऐसा शब्द कविता में आया। तो मुस्काए शब्द बना किससे, इसका क्रिया रूप क्या है, मुस्काना। हम जिस तरह से कहते हैं चलना, फिरना, उठना, बैठना, ये क्रिया रूप है। और यही यहाँ पर करते हैं कि ये जो शब्द है मुस्काए, इसका मुस्काना हो। ठीक इसी तरह झूठ झूठ कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, सुनाए किससे बना हुआ है, तो क्रिया रूप है सुनाना, ठीक है। तो इस तरह से क्रिया रूप होते हैं। इन्हीं का वर्णन यहाँ पर है, मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, बढ़ाता बढ़ाना, ये इसका क्रिया रूप है, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, ये पहले वो शब्द है जो कविता की पंक्ति के साथ आया होगा, बराबर। जैसा हमने यहाँ पर कि बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, तो मुस्काना से बना हुआ है। झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, सुनाना से बना हुआ है। वैसे ही मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, ये बढ़ाना से बना। अब ये जो चौथा हिस्सा दिया हुआ है, वहां पर कविता आप पुस्तक में देखेंगे धरती में इतना दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि भाई शंका है इसके अंदर। अब धरती ने श्रृंगार किया वाली पंक्ति है या धरती ने आंखें खोलना वाली पंक्ति है, तो जो भी है, मैंने यहाँ पर इसको इससे लिया कि धरती ने आंखें क्या की, खोले। किससे बना हुआ है, खोलना, ये क्रिया रूप है इसका, ये उसकी क्रिया, ये उसका क्रिया रूप। तो इस तरह से ये जो परिवर्तन है ये यहाँ पर आ गया। भाई यहाँ पर अगर इस तरह से लिया, धरती ने श्रृंगार, तो यहाँ पर किया, करना, ये उसका क्रिया रूप है। तो यहाँ पर जो भी है, यहाँ जो शब्द आएगा उसके हिसाब से क्रिया रूप बदल सकते हैं। पुस्तक में सिर्फ इतना दिया हुआ है कि धरती ने, तो थोड़ी सी व्याकरणिक दोष उसके अंदर रहा हुआ है। हम दोनों पंक्तियों को लेकर एक और क्रिया रूप यहाँ पर बना सकते हैं, धरती ने श्रृंगार किया, करना, इससे बना हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप घटियों को उसकी एक प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। अब हम इधर बोलते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, उर्दू में कहते हैं साबिक और लाहिक। 2 शब्द यहाँ पर दिए हुए, एक है गंध, एक है सफर। गंध का उपसर्ग बनता है सुगंध, उपसर्ग में पहले हुआ परिवर्तन, जो पहले परिवर्तन होता है। गंध शब्द जैसे के वैसे, इसके आगे सु लगा और सुगंध हो गया, वैसे सफल, इसके आगे अ लगा और असफल हो गया। तो ये क्या हुआ, शब्दों में सिर्फ सु या अ लगाने से ये जो परिवर्तन आए हैं इसको कहते हैं उपसर्ग। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि उपसर्ग में हर जगह सु और अ नहीं आता, शब्दों के हिसाब से उसमें जो परिवर्तन होता है वो उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग का जो परिवर्तन है वो शुरू में होता है, शब्द के शुरुआत में। इसी का दूसरा रूप है प्रत्यय, लाहिक जिसे कहा जाता है उर्दू में, सफिक्स और प्रीफिक्स उर्दू अंग्रेजी में। तो यहाँ पर गंध, अब इसमें पीछे परिवर्तन हुआ, क लगा, गंधक, इस तरह से उसके अंदर परिवर्तन हुआ। सफल, इसको ता लगा और सफलता। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 सिंबल दिए हुए हैं, संकेत है। मानिए हम बहुत सारे शब्दों को कविता से ढूंढकर इस तरह की एक प्रैक्टिस जो है वो घर पर कर सकते हैं, ताकि उस सराव से, उस प्रैक्टिस से हम और ज्यादा हमारा ज्ञान जो है वो निखरे। और प्रश्न पत्र में जब इस तरह के प्रश्न हमारे सामने आए तो हमारे अंक न करें। याद रहे 4 मार्क्स के लिए एक कविता आपसे पूछे जाने वाली, 2 के लिए कृति और 2 के लिए स्वमत।
उसमें व्याकरण का हिस्सा नहीं रहेगा। ये व्याकरण का हिस्सा हमको परिच्छेद में और तीसरा जो विभाग है हमारा व्याकरण का उसमें काम आएगा। लेकिन हम ये इसलिए यहाँ पर ले रहे हैं कि अभी तो नहीं है, कविता के बाद तो प्रश्न पत्र में नहीं आएगा, लेकिन अब व्याकरण के हिस्से में आ सकता है, पाठ के नीचे आ सकता है। इसलिए यहाँ पर हमने इसको लिया। तो ये थी तीसरी और ये थी चौथी कृति। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी ये कविता समाप्त होती है। अब स्वमत जो है वो पहले जैसे नहीं रहे, अब 4-4 पंक्तियों के चरण यहाँ पर दिए हुए 4। आप कोशिश करें कि मैंने जिस तरह से आपको समझाया या आपको इससे बेहतर शब्दों में अगर आप उसका वर्णन कर सकते हैं तो 4 पंक्तियां लीजिए, शुरुआत कीजिए उसकी, और फिर डॉट डॉट करके आखिरी हिस्सा, पहला और आखिरी लाइन लिखिए, और फिर उसका सरल अर्थ में अनुवाद कीजिए और उसको बेहतर शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, आपके स्वमत में शब्दों का चयन, शब्दों का भंडार जितना अच्छा होगा उतने अंक देने में आसानी होगी। हम क्या करते हैं, हम गाइड को फॉलो करते हैं। नहीं, आपका स्वमत है, अभिव्यक्ति है, आपको अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना है, आपको गाइड से कॉपी नहीं करना है। वो तो कॉपी हुआ, आपके मत कहाँ पर हुआ। तो मैंने जो समझाया आपको इससे बेहतर तरीके से लिखना है और आप कोशिश कीजिए कि आपके 4 अंक के 4 आपको प्रश्न पत्र दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज के वीडियो में रुकते हैं। अगला हिस्सा जो भी रहेगा इंशाल्लाह मैं आपके सामने दोबारा आऊंगा। अल्लाह हाफिज।